यस हेलो बच्चा पार्टी, ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आइए, आज हम लोग पढ़ते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। देखिए ये चैप्टर जो है ना बहुत आसान चैप्टर है। आज हम इसको कंप्लीट तरीके से रिवीजन आपको कराएंगे और आपको मजा आ जाएगा इस चैप्टर को करके। तो चलिए आज करते हैं मेरे साथ इस चैप्टर को। देखिए इस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है? नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। ये जस्ट हमारा एक रिवीजनरी नोट्स है। इस नोट्स के जरिए आप इसे रिवीजन करेंगे तो आप इसे रिवीजन पर्पज से ही लेंगे, ठीक है ना। आइए, पर हाँ इतना श्योर है कि इस रिवीजन में ही आपको सारे डाउट्स क्लियर करा दिए जाएंगे। देखिए सबसे पहला बात इसमें बोलता है डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या डेफिनेशन है? तो देखो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए ये दो वर्ड से मिला हुआ है। एक तो मैनेज। मैनेज का मतलब क्या? जब हम किसी चीज को मैनेज करते हैं तो किस तरीके से उसे मैनेज करना है। देखो जितना अच्छा से हम मैनेज करेंगे ना चीजों को, वो उतना अच्छा होता चला जाएगा। और दूसरा बात इसमें आता है जिसका नाम है मेन। मतलब कि लोगों का भी होना जरूरी है। सिर्फ मैनेजमेंट से काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ मैनेज करने से काम नहीं चलेगा, उसमें मेन भी चाहिए। देखिए हर चीज के लिए किसी न किसी चीज के इक्विपमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो यहां भी एक इक्विपमेंट के तौर पे ही हम मेन को यूज करते हैं, लोगों को यूज करते हैं। आगे देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है मैनेजमेंट का। तो बोलता है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ। क्या बोलता है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment। क्या बोला? बोला मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? काम करने का एक तरीका है। ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? इफेक्टिवली एक अच्छे तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं। और कैसे अचीव करते हैं? यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेस। कम से कम रिसोर्सेस को यूज करके हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं। ये बात समझ में आती है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोलता है कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि मीनिंग क्या है इसका, जो मैनेजमेंट का मेरा कॉन्सेप्ट है उसका मतलब क्या होता है। तो बोलता है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखो यहां पे हमारा दो वर्ड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है इफेक्टिवली, दूसरा आता है इफिशिएंटली। देखिए मोटा मोटी बात यह होता है इफेक्टिवली और इफिशिएंटली का मतलब इफेक्टिवली हो गया जब आप किसी काम को इफेक्टिव मैनर में करते हैं। मतलब जहां पे नो मैटर की क्या कॉस्ट लगने वाला। हालांकि इस पे हम लोग डिटेल में आगे बढ़ेंगे, पर यहां आप समझ लो एक मोटा मोटी आइडिया कि इफेक्टिवली का मतलब होता है जब आप किसी काम को इफेक्टिव वे में करते हैं। कॉस्ट कितना लग जाए वो मैटर नहीं करता, पर काम होना चाहिए ये जरूरी है। काम टाइम पे होना चाहिए ये जरूरी है। इफिशिएंटली का मतलब क्या है कि आप काम कर रहे हो ना, काम टाइम पे भी हो जाए और कॉस्ट भी कम से कम लगे। यहां पे इसका मतलब ये होता है। आगे बोलता है कि जब कोई काम को हम करते हैं ना, किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो वो तीन वे से कंप्लीट होता है। पहला है अपना प्रोसेस, दूसरा है हमारा इफेक्टिवनेस और तीसरा हमारा है इफिशियंसी। ठीक है। प्रोसेस क्या बोलता है? रेफर्स टू प्राइमरी फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट टू गेट थिंग्स डन। क्या बोला कि जब आप किसी काम को करते हो तो काम ना प्रोसेस से होता है, और वो 5 तरह का प्रोसेस है जिस प्रोसेस से होके किसी भी काम को हम कंप्लीट करते हैं। और ये 5 प्रोसेस क्या क्या है? पहला प्लानिंग, दूसरा स्टाफिंग होना चाहिए, एक्चुअली यहां गलत लिखा हुआ है। पहला प्लानिंग, दूसरा स्टाफिंग, तीसरा ऑर्गेनाइजिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। ये 5 प्रोसेस है जिस प्रोसेस से होके हम किसी काम को कंप्लीट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल जब तक आप प्लान नहीं करोगे कि हमको क्या करना है तो आप कैसे किसी काम को कर पाओगे। तो पहले हम लोग डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू और फॉर whom टू डू। हम क्या करें, किसके लिए करें, कैसे करें, ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। और दूसरा जो अपना पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग। क्योंकि देखो जब आप किसी काम को प्लान कर लिए हो तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टाफ को होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब लोग होंगे और वो लोग कैपेबल लोग होंगे तो वो अच्छे से उस काम को डील कर पाएंगे। तो दूसरा बात हमारा क्या है? स्टाफिंग। और तीसरा बात अपना आता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग।
अब देखो, चीजों को ना ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखना बहुत जरूरी होता है। जब आप ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करोगे तो आपका काम ज्यादा अच्छा से हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हर काम को करेंगे। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या, कि जब कोई काम कर रहा है तो मे भी उससे गलती होता है यार, वो भी इंसान है, तो उसको हम सही तरीके से डायरेक्शन देंगे कि देखो जो आप काम कर रहे हो ना, ये यहां पे गलत हो रहा है, आप इसे कृपया करके इसे सही कर लो। तो वो डायरेक्टिंग होता है। और द लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, कंट्रोलिंग। देखो, काम आपका बिजनेस है ना, तो आपको अपने बिजनेस को हमेशा टॉप लेवल पे लेके जाना है, तो कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो तो आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल चला जाता है। इसलिए पांचवा पॉइंट अपना कंट्रोलिंग है, जिसे हम लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। बिना कंट्रोल किए हुए बिजनेस पे जब आपका कमांड नहीं होगा तो बिजनेस कभी ग्रो नहीं कर सकता है। हालांकि इन सभी पे, ये तो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअली हर कोई चैप्टर ही है, तो हम लोग वहां पे डिटेल में इस चीज पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग को यहां पे इतना ही पढ़ना था, ठीक है। अब देखो, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी का मतलब क्या होता है। क्या लिखा है यहां पे, बोलता है कि जब आप किसी काम को करते हो, ये देखो, मींस कंप्लीटिंग द टास्क टू अचीव द डेप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम। क्या बोला, जब आप किसी काम को करते हो तो आप उसको उस टाइम फ्रेम में कंप्लीट करो। टाइम फ्रेम का मतलब क्या हो गया, जैसे हम मैनेजमेंट के हेड हैं, हमने आपको कोई वर्क असाइन किया और बोला आप इस काम को आप एक वीक में हमको कंप्लीट कर दोगे, एक वीक में इतना यूनिट बनाना है या इतना केजी प्रोडक्शन करना है, तो आपको उस टाइम फ्रेम में उस प्रोडक्शन को कंप्लीट कर देना है। अब देखो यहां पे, अब कॉस्ट के बारे में होता है कि देखो कभी कभी क्या होता है ना, कि उस ड्यूरेशन में वो सामान, जिस सामान को हम यूज करने वाले हैं उस प्रोडक्शन फंक्शन में, तो वहां पे वो सामान कॉस्टली मिलते रहता है। यहां पे हमको कॉस्ट पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। यहां पे हमको अपने काम को कर देना है, अपने चीजों को कर देना है, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट विल बी। कॉस्ट उसका क्या होगा, इस पे हमको ध्यान नहीं देना है, हमको अपने काम को कंप्लीट करना है, ये हमारा मेन मुद्दा है। लेकिन वही बात कर लें अगर हम इफिशियंसी का, तो बोलता है इफिशियंसी मींस कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। हम कम से कम रिसोर्सेज को यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा काम को हम करेंगे, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बात आपको समझ में आती है। हम अपने काम को टाइमली करेंगे, हम अपने जो भी काम है उसको टाइमली भी करेंगे और कॉस्ट भी कम से कम लगे। जितना कम कॉस्ट लगेगा उतना ज्यादा बढ़िया है। तो यहां पे ये कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हम यहां हमको काम करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशियंसी। क्या है, इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशियंसी, जो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर ही लिए, वो वही बात है। देखो, इफेक्टिवनेस इज अबाउट डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द असाइंड जॉब ऑन टाइम, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट विल बी। देखो यहां क्लियर लिख दिया गया ना कि हमको काम करना है कैसे, ऑन टाइम करना है। क्या कॉस्ट लगेगा कोई मैटर नहीं करता, वॉट एवर द कॉस्ट, कुछ भी कॉस्ट लग जाए हमको ये मैटर नहीं करता। इफिशियंसी क्या बोलता है, इज अबाउट डूइंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। यहां पे जो काम होगा वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम होगा, दैट इज गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए विथ मिनिमम आउटपुट, विथ मिनिमम इनपुट। कम से कम लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पाएंगे। अरे हर बिजनेसमैन का तो यही एजेंडा होता है ना साहब, जो भी आप लगाओगे कम से कम लगाओ और ज्यादा से ज्यादा पालो, यही एजेंडा होता है हर बिजनेसमैन का। तो यही चीज को हम लोग फॉलो अप करेंगे, ठीक है ना। ये इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी का डिफरेंसेस है। देखो क्या बोलता है, इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। आप किसी काम को कंप्लीट कर रहे हो ऑन टाइम पे, यहां सबसे मेन मुद्दा यही है। और ये क्या है, इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क करेक्टिवली विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या बोला, कम से कम कॉस्ट लगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए इस जगह पे, ठीक है। आगे बोलता है इन सिंपल वर्ड। अब सिंपल वर्ड में इसको हम क्या बोल देंगे, बोलेंगे डूइंग द राइट थिंग्स। हम लोग काम को कर रहे हैं सही को, मतलब हम लोग को सही काम करना है, मेन प्रायोरिटी किस चीज पे देना है, काम मेरा सही से हो जाए। और इधर इट सिंपली मींस डूइंग थिंग्स करेक्टली इन ए फास्टेस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। मतलब हम काम को जल्दी से जल्दी करेंगे, फास्टर करेंगे और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में भी करेंगे। टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। क्या बोला, हमको यहां पे मेन मुद्दा क्या है, किसमें, हमारा इफेक्टिवनेस में। इफेक्टिवनेस का मेन मुद्दा क्या है, देखो इफेक्टिवनेस, और इधर क्या था, इफिशियंसी। इफेक्टिवनेस में तो ऊपर आपको पता ही था, क्या हम बताए थे, इफेक्टिवनेस में बताए थे टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। हमारा जो टाइम स्टैम्प था ना 7 डेज का, उस 7 डेज के टाइम स्टैम्प में हमारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, परफॉर्मिंग टास्क
विथ लीस्ट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। क्या बोला? कम से कम मेरा टाइम का वेस्टेज हो और ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या निकल के आएगा? आउटपुट निकल के आएगा। मेन फोकस हमारा यहां पे किस चीज पे है? टाइम पे। और यहां मेन फोकस किस चीज पे है? कॉस्ट पे। देखो भाई, काम तो कंप्लीट होना चाहिए पर कॉस्ट किसी भी हालत में ज्यादा से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, कम से कम कॉस्ट लगना चाहिए, ठीक है ना। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हमको कोई भी काम को करना है ना, हमको उसके लिए अपना गोल सेट करके रखना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड सेट करके रखना पड़ेगा कि हमको किसी काम को यही टाइम स्टैम्प में कंप्लीट कर देना है और इस काम को करने के बाद आगे हमको ये वाले प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो मतलब फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आप एक पेन का फैक्ट्री है, सपोज दैट ये पेन है। अब इस पेन में देखो, इस पेन में इंक भी है और ये डब्बा भी है। ये जो पेन का डब्बा है इसको किसी और प्रोसेस में बनाया जा रहा है, इस रिफिल को किसी और प्रोसेस में बनाया जा रहा है। जब हम दोनों को अलग अलग प्रोसेस में बना रहे हैं, मान लो रिफिल यहां इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बन रहा है, डब्बा इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बन रहा है, जब दोनों को लाके हम मिलाएंगे नहीं, जब दोनों को मिलाएंगे नहीं तो ये यूजेबल थिंग्स बनेगा नहीं। हमको गोल ओरिएंटेड क्या होना चाहिए कि इसको इतने टाइम स्टैम्प में कंप्लीट करना है, इसको इतने टाइम स्टैम्प में कंप्लीट करना है, फाइनली प्रोडक्ट को इतने टाइम स्टैम्प में बना देना है। ये हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हर प्रोसेस को गोल वाइज करेंगे ताकि एक बार जब हमारा गोल अचीव हो जाता है ना तो बार बार अचीव करने में आसानी होता है। परवेसिव, देखो बोलता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? ये सबके लिए एप्लीकेबल है, किसी एक व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर किसी के लिए मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। किसी भी फील्ड में देख लो, आप प्रोडक्शन कंपनी में हो तो हम टीचिंग इंडस्ट्री से है तो हर जगह पे आपको क्या करना है? मैनेजमेंट को फुलफिल करना है। अगर हम सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं कराएंगे तो फिर वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हर किसी को मैनेजमेंट करना पड़ता है, हर कोई मैनेज करके ही चलता है। मैनेजमेंट ना मल्टी डायमेंशनल होता है, आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे ही एक मैनेजमेंट मेरा कंप्लीट होता है हम दूसरे को करना शुरू कर देते हैं, दूसरा कंप्लीट होता है तीसरे को करना स्टार्ट करते हैं, तीसरे से चौथा, इसी तरीके से मैनेजमेंट प्रोसेस में चलते रहता है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आगे मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब हम अकेले थोड़ी ना मैनेजमेंट कर पाएंगे, हमारे पूरे टीम मिलकर मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट सही तरीके से कंप्लीट कंप्लीट होगा। आगे डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट कैसा है? एक डायनेमिक फंक्शन है। मतलब देखो, आप अपने आप को अपडेट करके रखोगे, जितने अपने माइंड को आप अपडेट करोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि मार्केट में नए नए फीचर्स आते हैं, मार्केट में नए नए स्ट्रेटजीज आते हैं। उन सारे स्ट्रेटजी को, उन सारे फीचर्स को अगर आप ध्यान में रख के काम करोगे तो आपका काम ज्यादा अच्छा से हो पाएगा। क्योंकि अगर आप मार्केट से अपडेटेड नहीं हो तो पता नहीं सामने वाला व्यक्ति क्या नया कुछ लेके आ गया, मशीन वगैरह, जिसके चलते उसका प्रोडक्शन काफी हाई हो गया, तो फिर तो वो काफी ग्रो कर जाएगा ना मार्केट में। तो आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा उन सभी लोगों से। आगे इंटेंजिबल फोर्स, ये क्या बोलता है? बोलता है आपको एक इंटेंजिबली फोर्स मिल रहा है। जब आप मैनेजमेंट में हो ना तो आपको एक होता है ना कि किसी काम को करना है तो लोग इतने सारे जुड़े हुए हैं, काम को हमको कंप्लीट टाइम पे करना है, तो आपको वही एक इंटेंजिबल फोर्स डालना है कि काम मेरा होते रहे, काम रुके नहीं। आइए डिटेल में सभी चीजों को देखते हैं। बोलता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देखो बोला ना, an organization has a set of simple and clearly stated goals which are the basic reason for its existence, or management unites the efforts of the individual in the organization toward achieving these goals। क्या बोला? management unites the effort of individuals। क्या बोला? individual का मतलब कोई सिंगल पर्सन होते हैं, हर एक सिंगल पर्सन के जो एफर्ट्स हैं उस सारे एफर्ट्स को यूनाइट करना मतलब मिलाना होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। हमको उस गोल को अचीव करना है तो सारे मैनेजमेंट के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके एफर्ट को मिलाना है। जैसे होता है ना कि अगर कोई एक लकड़ी है तो उसको पकड़ के आदमी तोड़ देगा, लेकिन जब 3-4 लकड़ी आपस में मिल जाएगा तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। जब हम सारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को लगाते हैं और लगा के एक जगह पे उसको सब ले आते हैं तो मेरा एक प्रोडक्शन कंप्लीट होता है, तभी जाके मेरा बिजनेस ग्रो कर पाता है। हर किसी का काम यहाँ पे मैटर करता है, तो ही मेरा बिजनेस में हमारा गोल कंप्लीट हो पाता है। आगे मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। क्या बोला? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। बोलता है मैनेजमेंट इज अ कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। देखो क्या बोला? इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल, तीनों चीज के बारे में बोला। मैनेजमेंट क्या है? एक कॉमन चीज है, चाहे वो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो पॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो,
हर जगह पे मैनेजमेंट को करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक के पर्पज से क्या हो गया, मेरे पास थॉट्स बहुत बड़े बड़े हैं पर मेरा बजट बहुत कम है, तो बजट एक प्रॉपर होना चाहिए जिसके चलते हम उस बिजनेस को कर पाए, उस बिजनेस के उस गोल को प्राप्त कर पाए। अब बजट ही नहीं है तो काम कैसे होगा, तो जितना बजट है हम उसी बजट में सोच के काम करेंगे। दूसरा सोशल का मतलब क्या, हम अपने इन्वायरमेंट को भी देखेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या नीड है, मतलब हमारे समाज को, जो समाज में जिस तरीके के बिजनेस का नीड होगा हम उसी टाइप के बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। अगला पॉलिटिकल। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कोई पॉलिटिकल रूल चेंज हो जाते हैं, जैसे कोविड में बिजनेस बंद रहेगा, तो बिजनेस बंद रहेगा तो वो सारे बिजनेस अफेक्टेड हो गए ना, तो पॉलिटिकल मुद्दा भी बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट क्या होता है ना कि वहां पे भी अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर ए गवर्नमेंट कंपनी, स्कूल, प्राइवेट कंपनी और एनजीओ। हर जगह पे मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो कोई एनजीओ हो, हर जगह पे मैनेजमेंट आपको करना पड़ जाता है। आगे मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखो ये पॉइंट ऊपर था ना जो हमने कहा था नीचे डिस्कस करेंगे। देखो मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज 3 मेन डायमेंशन। क्या बोला, मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, कठिन होता है। मैनेजमेंट एक बहुत कठिन चीज है, कोई इजी चीज भी नहीं है। आप किसी चीज को मैनेज कर रहे हो वो इतना आसान भी नहीं है, और इसके 3 मेन डायमेंशन है कैसे आप मैनेज कर सकते हो। देखो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आप अपने काम को सही तरीके से करवाओ। अगर आपका काम अच्छा होगा आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, तो आप वर्क पे फोकस करो। दूसरा मैनेजमेंट बाय पीपल, आप लोग पे भी ध्यान दो कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, या फिर जो लोग हमारे दुकान में आ रहे हैं, हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, वो खुश होके जा रहे हैं कि नहीं। और मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन, जो आप काम कर रहे हो उस काम को भी ढंग से करो। तो ये तीनों चीज जब मिलेगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये तीनों जब मिलेगा तो ही हमारा मैनेजमेंट सही तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना बोलता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप इसको एक बार करके छोड़ नहीं सकते हैं। देखो इट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स ऑल टाइम्स। क्या बोला, ये एक कंटिन्यूअस है, कंपोजिट है, बट सेपरेट, क्या है, सेपरेट फंक्शन है जो कि परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम्स। सेपरेट फंक्शन है, हर किसी को, हर मैनेजर को अलग अलग काम असाइन किया होता है। जैसे देखो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर कोई और है, परचेज मैनेजर कोई और है, सेल्स मैनेजर कोई और है, और हर किसी का काम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सब लोग अपना अपना काम करते हैं। और मान लो जैसे परचेज मैनेजर है, एक बार प्रोडक्शन के लिए सारा सामान खरीद के लेके चला आया, जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो अच्छे से सामान को प्रोड्यूस करवा दिया, तो क्या उसका काम कंप्लीट हो गया? नहीं। जैसे ही उसने उस गोल को अचीव किया, अब नेक्स्ट टाइम उसको फिर से उसी गोल को दोबारा करना पड़ेगा, दूसरे काम को दोबारा करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक लोग के एफर्ट से नहीं होता है, ढेर सारे लोग मिलते हैं तब जाके हमारा मैनेजमेंट कंप्लीट हो पाता है। तो ऑल द इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड अचीविंग द गोल्स सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं जो भी उनके अंदर एफर्ट्स है, और उसी से हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेट कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट कैसा फंक्शन है? एक डायनामिक फंक्शन है। बोलता है इट हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू इट्स चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। क्या बोला? मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है। ये अफेक्टेड होता है किस चीज के चलते? हमारा इन्वायरमेंट के चलते। इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट में किस किस प्रोसेस से दिक्कत होता है? चाहे तो सोशल हो, चाहे तो इकोनॉमिकल हो, चाहे तो पॉलिटिकल फैक्टर हो। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल फैक्टर, ये तीनों बात को ध्यान में रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में अगर ये पॉइंट लिख दोगे तो मार्क्स फुल मिलेगा। आगे मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। देखो ये क्या बोलता है कि इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट फ्रॉम द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। क्या बोला कि इट कैन नॉट बी सीन, आप इसको देख नहीं सकते हो, बट इट्स प्रेजेंस, ये जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है, वो आप फील कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में। तो ये जो है ना, ये इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या हो गया? आपको एक धक्का दे रहा है आदमी कि नहीं ये काम करो ही करो, पर ये धक्का कोई सामने से ठेल के नहीं धक्का दे रहा है, आपको एक इंटेंजिबल फोर्स है जो आपको लग रहा है कि नहीं हमको ये काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जामिनेशन नजदीक हो,
तो आपको ऑटोमेटिकली प्रेशर आता है कि अब हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। वो एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसके जरिए आपको लग रहा है कि नहीं हमको पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरा पेपर नजदीक है। तो उसी तरीके से आप मैनेजमेंट में हो तो आपको अपने काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये एक इंटेंजिबल फोर्स है। बात समझ में आती है बच्चे? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? तो देखो, मैनेजमेंट का 3 ऑब्जेक्टिव, एक ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल और तीसरा पर्सनल। मैनेजमेंट का 3 ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। आइए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? तो देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्वाइवल, उसके बाद प्रॉफिट और द नेक्स्ट वन इज ग्रोथ। क्या बोला? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यही 3 होता है, एक सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट और तीसरा ग्रोथ। अच्छा जी, ऐसा क्यों बोला गया? अच्छा पहले मतलब समझो तीनों का। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओ, आप एटलीस्ट पहले उतना तो कमा लो जितना में आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। दूसरा प्रॉफिट, जब आप सर्वाइव करने के लिए सीख गए हो तो अब थोड़ा प्रॉफिट पे भी ध्यान दे लो, क्योंकि प्रॉफिट भी तो जरूरी है बिजनेस में। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर कैसे धंधा चलेगा? तो प्रॉफिट भी होना जरूरी है। और द नेक्स्ट वन इज ग्रोथ। जब आप सर्वाइव करना सीख गए हो, जब आप प्रॉफिट कमाना सीख गए हो, तो अब अपने बिजनेस को आप ग्रोथ की तरफ लेके जाओ, ठीक ना? तो देखो, सर्वाइवल का मतलब क्या बोला गया है? आप अर्न कर रहे हो कितना? अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। आप उतना ही कमा पा रहे हो जितना में आप अपने कॉस्ट को कवर कर पा रहे हो। मतलब जितना आप पूंजी लगा के रखे हो, कैपिटल लगा रखे हो, आप अपने कैपिटल को कवर अप कर पा रहे हो। प्रॉफिट क्या बोलता है? टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क। जो हमारा कॉस्ट लगा हुआ था वो तो कवर हो ही रहा है, प्लस में जो मार्केट रिस्क था मेरा। देखो, मार्केट रिस्क क्या होता है? आप अगर मार्केट में किसी बिजनेस को स्टार्ट किए हो ना, मे बी कि चलेगा वो या नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ा मार्केट रिस्क होता है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या हो रहा है कि आप उस रिस्क से आगे बढ़ चुके हो, तभी आपको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अब आपके पास रिस्क नहीं है कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, आप एक अच्छा खासा मार्केट बना रखे हो। तो अब ये रिस्क आपके ऊपर से खत्म हो चुका है। तो वहां पे आप कॉस्ट को भी कवर कर रहे हो और आप अपने रिस्क को भी कवर कर पा रहे हो। जो पहला पॉइंट सर्वाइवल था, वहां पे सिर्फ आप अपने कॉस्ट को कवर कर पा रहे थे, यहां पे कॉस्ट के साथ साथ रिस्क को भी कवर अप कर पा रहे हो। और द नेक्स्ट वन इज ग्रोथ टू इंप्रूव इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। क्या बोला? आप अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी इंप्रूव कर पा रहे हो। समझे बच्चे? देखो, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? मतलब कि अब आपको मन है कि हम अपने बिजनेस को और नेक्स्ट लेवल के लेके जाएं और ग्रोथ कराएं बिजनेस को, आप उस लेवल पे लेके जा रहे हो, तो इसको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। हर इंसान चाहता है कि मेरा बिजनेस आगे बहुत बड़ा बिजनेस बने, तो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपका होना चाहिए कि हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, जिसके लिए ये तीनों मेथड को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है? अब देखो, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? बोलता है अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट और मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन with regard to different business activities ensure survivals of business for long terms। क्या बोला? सर्वाइवल बोलता है कि आप एक इनफ रेवेन्यू कमा रहे हैं। रेवेन्यू का मतलब इनकम होता है, जो आप जिसमें अपने कॉस्ट को कवर कर पा रहे हो। मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी इंश्योर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म्स। देखो, सर्वाइवल क्यों किया जाता है? ताकि आप लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को एग्जिस्ट कर पाओ। देखो, आप सर्वाइव कर पाओगे पहले। अब मान लो कि कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट किया, शुरू दिन से ही वो देख रहा कि अरे मेरे बिजनेस में तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, चलो बंद करते हैं इसको। ऐसे थोड़ी ना बिजनेस होता है। बिजनेस का मतलब है यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट दैट। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि बिजनेस एक दिन में ग्रो नहीं करता, धीरे धीरे ग्रो करता है। तो पहले आप सर्वाइव करना सीखो। आप जितना जल्दी सर्वाइव करना सीख जाओगे, फिर प्रॉफिट का भी चांसेस बनेगा। महीना 2 महीना आप सर्वाइव करो, उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचो कि अब प्रॉफिट आ रहा है या नहीं। हर बिजनेस, कोई बिजनेस जल्दी चल जाता है, कोई बिजनेस लेट से चलता है। तो जो बिजनेस लेट से चलता है उसमें आगे हम प्रॉफिट के बारे में देखेंगे कि अच्छा प्रॉफिट कब से होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब प्रॉफिट होना ठीक ठाक हो गया शुरू, तो उसके बाद ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। पर स्टार्टिंग में ही आप प्रॉफिट और ग्रोथ के बारे में सोच लोगे तो बिजनेस कभी नहीं चला पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिटेबिलिटी। बोलता है अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो। सर्वाइव तो आप कर ही रहे हो, धीरे धीरे ग्रो के बारे में भी आप सोचना स्टार्ट कर दिए हो। वो कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आपका प्रॉफिट होगा बिजनेस में। और द नेक्स्ट वन इज ग्रोथ। तो ग्रोथ तो आपको पता ही है, ग्रोथ इंडिकेट्स हाउ वेल इट एक्सप्लॉयट द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। आप कितना बढ़िया से अपने पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी को यूज किए हो बिजनेस में।
ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। क्या बोला? ग्रोथ आपका कब माना जाएगा? जब आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो गया हो। पहले आप 10 यूनिट बेचते थे, आज आप 100 यूनिट बेच रहे हो, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ ना। क्योंकि जब 10 यूनिट आप बेच रहे थे तो आप सर्वाइव कर पा रहे थे मार्केट में। जब 20-25 यूनिट बेचना स्टार्ट कर दिए तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होना शुरू हो गया। पर जब 100 यूनिट आप बेच दिए, अरे यार ये तो ग्रोथ है, ये तो साफ पता चल रहा है ग्रोथ है। फॉर एग्जाम्पल MBA चाय वाला अपना या फिर ग्रेजुएट चाय वाली, उनके पास सेलिंग, ग्रेजुएट चाय वाली तो चलो फर्स्ट डे से ही स्टार्टिंग में ही उनका बढ़िया था, बट MBA चाय वाले को ले लो, पहले हल्का था इनकम, फिर धीरे धीरे बढ़ा, आज देखो आज लाखों में उनका ये है फ्रेंचाइजी का रेट है। प्लस में वो कहीं पे जाते हैं अपना सर्विस देने के लिए तो वहां पे लाखों का चार्जेस लेते हैं। तो ये क्या है? अब वो ग्रो कर चुके हैं, अब उनका ग्रोथ अच्छा खासा हो चुका है। तो पहले वो सर्वाइवल के लिए दिमाग लगाए, फ्री में कितने लोगों को चाय पिलाए ताकि मार्केट बने, वो सर्वाइवल के लिए था काम। उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचने लगे, क्योंकि मार्केट बन गया तो प्रॉफिट होना शुरू हो गया। जब प्रॉफिट होना शुरू हो गया तो उस प्रॉफिट को, अपना माइंड को अच्छे से यूटिलाइज करके उन्होंने ग्रोथ पे दिमाग लगाया। तो तीनों काम उनका हो गया, सर्वाइवल भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया, ग्रोथ भी हो गया। समझ में आया एग्जांपल से बच्चे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव। ये देखो समाज के प्रति हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अब हम उस बारे में बात कर रहे हैं। तो बोलता है इट इज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, सबसे रीजनेबल रेट्स। सबसे मेन मुद्दा अपना यही है कि अगर आप सोशल ऑब्जेक्टिव को देखते हो तो आप कम से कम दाम में आप अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को डिलीवर करो सामने वाले के पास। एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, आप ना अपने समाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। देखो हमारा समाज अगर ग्रो करेगा तो ये देश ग्रो करेगा, और हमको उस चीज पे भी ध्यान देना है। तो एक आपके पास ये सोच होना चाहिए कि अगर मेरे पास एम्प्लॉयमेंट का जरूरत है तो हम अपने एनवायरनमेंट से ही एम्प्लॉय को ढूंढते हैं, हम अपने आस पड़ोस के लोगों से ही एम्प्लॉय ढूंढते हैं। तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को रोजगार दें। आगे अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कहीं पे कुछ मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है किसी सोसाइटी में, तो उस जगह पे आप एम्प्लॉयमेंट जाके जनरेट कर दो, ताकि वो लोग जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको एक रोजगार मिल जाए, रोजी रोटी का कोई एक जगह मिल जाए। टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल एंड क्रीचेस टू एम्प्लॉइज एंड बाई यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला कि आप क्या करेंगे, आप एक बेसिक सुविधा जो है, जैसे कि अब मान लो अच्छा खासा हम कमा रहे हैं तो हम स्कूल खुलवा देंगे, कोई मुफ्त का स्कूल खुलवा देंगे, ये सब हमारा फर्ज बनता है ना सोसाइटी के प्रति। कोई अच्छा स्कूल देंगे, एम्प्लॉइज को अच्छा बोनस वगैरह देते रहेंगे ताकि वो लोग को भी मोटिवेशन मिलते रहे कि मेरा काम, मेरे मालिक जो है वो अच्छे काम कर रहे हैं, हमको अच्छा सैलरी दे रहे हैं, हमको अच्छा इंसेंटिव भी दे रहे हैं, बोनस भी दे रहे हैं। तो उन सभी बातों पे वो ध्यान रख के और अच्छे से काम करेंगे। और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट फ्रेंडली करें। मतलब क्या कि कोई वैसा काम ना करें जिससे हमारा मतलब इन्वायरमेंट गंदा हो रहा हो, गलत वातावरण उसमें बन रहा हो। मतलब नहीं होता है वो धुआं वगैरह जो होता है जो बहुत खराब होता है स्वास्थ्य के लिए, वो सब हमारे प्रोडक्शन फैक्ट्री से निकल रहा है, तो वो सब चीज़ पे हम कम करेंगे, उस चीज़ पे ध्यान देंगे, हम उसको कम से कम करेंगे। ये सब हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? हर किसी को चाहिए होता है भाई फायदा। तो देखो इंक्लूड्स मीटिंग द फाइनेंशियल नीड लाइक कंपेटिटिव सैलरी। क्या बोला कि आप सैलरी उतना दो जितना बाहर में लोग दे रहे हैं, उससे ज्यादा दोगे और बढ़िया बात है, पर एक हिसाब से ही। अब ज्यादा हम बहुत ज्यादा देने लग गए, पता चला कि बर्बादी हो गया मेरा बिजनेस, वैसा नहीं। अगर सामने वाला सैलरी जितना दे रहा, सपोज दैट बगल वाला लोग सैलरी दे रहा है 10,000 रुपीज पर मंथ, हम भी 10,000 दे देंगे, हम 10,200 दे देंगे, ताकि इंप्लॉय खुशी से मेरे यहां काम करेगा। तो हम कंपेटिटिव सैलरी देंगे, ये नहीं कि कोई 10,000 दे रहा है हम 9,000 दे रहे हैं, लोग मेरे यहां आना ही नहीं चाहेंगे। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए? हम सबके साथ कंपेटिटिव सैलरी दें ताकि लोग मेरे यहां जुड़े और जुड़ के मेरे भी बिजनेस को ग्रो कराएं। पर्क्स का मतलब होता है परक्यूजिट्स का मतलब जो बेनिफिट्स वगैरह इंप्लॉइज को दिया जाता है वो उसको पर्क्स बोलते हैं, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। एंड सोशल एंड सेफ्टी नीड्स ऑफ द इंप्लॉइज लाइक बेसिक एमिनिटीज, पीयर रिकॉग्निशन एटसेट्रा। देखो बेसिक एमिनिटी का मतलब क्या होता है? एक मूलभूत सुविधा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो इंप्लॉय हमारे यहाँ काम करने आ रहा है, कुछ देर काम करते करते वो थक जाता है तो उसको चाय वाय का जरूरत पड़ता है, बेसिक एमिनिटीज है यार, दे दो चाय वाय। उसके बाद क्या होता है, मान लो पिकअप ड्रॉप का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप एक गाड़ी चलवा दो जिससे लोग अपने एम्प्लॉय को लेके आएंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ आएंगे उसी गाड़ी से, उनको भी अच्छा लगेगा कि चलो मेरे ओनर जो है मेरे बारे में इतना सोचते हैं, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है। पीर रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? जब कोई एम्प्लॉय अगर ढंग से काम करे ना, अच्छा काम करे, तो हमको उसके एफर्ट को
थोड़ा सा सैल्यूट भी करना चाहिए, भाई तुम अच्छा काम किए हो, है ना। हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि अरे आप बहुत बढ़िया काम किए, ये पकड़िए, कुछ दे दिए उनको, उसी समय बोनस दे दिए, वो खुश हो जाएंगे और उससे नेक्स्ट टाइम में वो और अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये सब बातों पे हमको ध्यान देना होता है, ये हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। ये सब चीज को हम करेंगे ना, मेरा बिजनेस और नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा, हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो इंप्लॉय खुश तो काम और तेजी से होगा, और जब काम तेजी से होगा तो प्रॉफिट तो आना ही है भाई साहब। समझ में आया बच्चे? द नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, पहला पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। क्या बोला? मैनेजमेंट हमको मदद करता है किस चीज में? हमारे ग्रुप के गोल को अचीव करने में। चलो, ग्रुप गोल समझ में आता है क्या? हम सभी लोग मिलके किसी काम को कर रहे हैं, सबका तो एक ही मोटिव है ना कि हमारा कुछ गोल है जिसको कंप्लीट करना है। तो मैनेजमेंट हमको इस चीज में हेल्प करता है कि कैसे हम अपने गोल को प्राप्त कर लें। देखो, मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम्स एंड कोऑर्डिनेट्स। मैनेजमेंट क्या करता है? एक टीम क्रिएट करता है, और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या? मिलजुल के काम करता है। किसके साथ? इंडिविजुअल्स के साथ। टू अचीव इंडिविजुअल्स गोल्स, हर इंडिविजुअल के गोल को अचीव कर लें विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और जैसे ही इंडिविजुअल का गोल कंप्लीट हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन का भी तो गोल कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल देते हैं, आपके मम्मी पापा ऑर्गेनाइजेशन है और आप क्या हो? आप इंडिविजुअल्स हो। आपका गोल क्या है? पास कर जाना, अच्छे नंबर लेके आना एग्जाम में। तो अगर आप अपने गोल को अचीव कर जाते हो तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, मदर फादर, उनका भी तो गोल कंप्लीट हो गया ना, उनके भी बच्चे सक्सेस हो गए। तो ये चीज पे हम ध्यान देंगे। आगे, इंक्रीज इफिशियंसी। हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हमारा इफिशियंसी डे बाय डे इंक्रीज करे। मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफिशियंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखो, यही मेन पॉइंट है। क्या बोला? कि हम जिस भी रिसोर्सेज को यूज करते हैं उस रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करें, जिससे हमारा कॉस्ट भी रिड्यूस हो और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आती है? कॉस्ट भी कम हो और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाए। जैसे देखो, आप लकड़ी का बैट बना रहे हो, बनाते बनाते मान लो बड़ा वाला बैट बना रहे थे, बनाते बनाते लकड़ी थोड़ा सा कहीं से क्रैक हो गया, हम उसको छोटा वाला बैट बना लेंगे। रिसोर्सेज मेरे पास क्या था? वो वुड था, लकड़ी था। हमने उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज किया, जिससे क्या हो गया? हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, कॉस्ट घट गया। क्योंकि बड़ा वाला बैट हो चाहे छोटा वाला बैट हो, कॉस्ट तो दोनों का सेम ही होता है, मे भी ज्यादा ही होता है छोटे वाले बैट का। तो देखो, हमने अपने रिसोर्सेज को क्या किया? बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज किया, जिससे प्रोडक्टिविटी उसका घटा नहीं। देखो, जनरली क्या होता है, बैट टूटने के बाद वो घट जाता है उसका प्रोडक्टिविटी, पर हम उसको सही तरीके से यूज करने के चलते हमको क्या हो गया? उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया और कॉस्ट क्या हो गया? कम हो गया। आगे, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब एकदम अपडेटेड रहने वाला मार्केट में। डायनेमिक का मतलब हमेशा याद रखना है, मार्केट से अपडेट रहना है हमको। मार्केट में जो भी बदलाव होने वाला है, फटाक से हमको वो चीज का जानकारी मिल जाए, तो हम डायनेमिक रहेंगे मार्केट में। मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉय टू ओवरकम देयर रेसिस्टेंस टू चेंज एंड अडेप्ट एज पर चेंजिंग सिचुएशन। क्या बोला? जैसे जैसे मार्केट में बदलाव आएगा, हम अपने आप को भी बदलते रहेंगे, तभी जाके हम सर्वाइव कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे अपने कंपिटेटिव एज में। इतना ज्यादा कंपटीशन मार्केट में है, उस कंपटीशन से बचने के लिए हम कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाएंगे ना। हाँ जी। आगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या बोला? हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप, मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स व्हाइल वर्किंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्या बोला? कि जब मैनेजमेंट ना मैनेज करता है, एक अच्छा मैनेजमेंट करता है, देखो, थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल इन अचीविंग पर्सनल गोल। देखो, जब हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं, तो अपना भी तो कुछ गोल होता है ना, कि मेरा भी सैलरी टाइम पे मिल जाए, मेरा पीयर रिकॉग्निशन हो। तो वो सारे चीजों को ध्यान में रखेंगे हम, कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट होने के साथ साथ अपने ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में हम रखेंगे हमेशा, कि मेरा भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, उस चीज को भी हम ध्यान में रखेंगे। आगे, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हम सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचेंगे। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। क्या बोला? कि अगर हम अपने सोसाइटी के बारे में कैसे सोचेंगे? हम देखेंगे कि हम वहां पे क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं कि नहीं, हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, हम वहां पे ढेर सारे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं कि नहीं।
क्योंकि इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगा, लोग हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होंगे, लोग हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने का कोशिश करेंगे और एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। कोई नया टेक्नोलॉजी आया तो उसको भी हम टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में लगाते रहेंगे, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी कभी घटे नहीं, हमारा प्रोडक्टिविटी और बढ़ता ही चला जाए। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। 7th पॉइंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कैसा नेचर होना चाहिए? तो बोलता है मैनेजमेंट इज एज एन आर्ट। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? मैनेजमेंट एक आर्ट होता है। मैनेजमेंट एक आर्ट होता है। देखो, कोई भी काम आप करते हो ना, वहां पे आपका एक आर्ट होता है। आर्ट का मतलब वही नहीं जो आप बैठ के स्केच बना रहे हो, वही वाला आर्ट नहीं होता है। आपके काम करने के तरीके को भी हम आर्ट बोलते हैं। देखो, आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। इन तीनों बातों पे ध्यान दो। देखो, इन तीनों बातों पे मेनली रूप से ध्यान दो। ये क्या है? बोलता है कि आप आर्ट जो है, बोलता है स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन है किस चीज के बारे में? स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आपको किसी भी चीज के बारे में अच्छा स्टडी है, आप स्टडी कर रखे हैं उस चीज के बारे में, आप उस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर रखे हैं और आपका ढेर सारा उस काम को करने में एक्सपीरियंस है, तो ही आप किसी काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि देखो, जब आप किसी चीज के बारे में स्टडी रखे नहीं हो, अच्छे से ऑब्जर्व किए ही नहीं हो उस चीज को, तो आप कैसे किसी चीज को एक्सपीरियंस कर पाओगे? ये मुद्दा होता है। आर्ट का असली मुद्दा यही होता है, जिसके बारे में आपको प्रॉपर स्टडी हो, जिसके बारे में आपके पास प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हो और उस काम को करने का आपके पास लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस भी हो। समझ में आता है बात? आर्ट्स के फीचर्स क्या क्या हैं? तो देखो, फीचर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या बोला? पहले आप किताब वगैरह पढ़ के उस चीज के बारे में नॉलेज प्राप्त करो। इन एवरी आर्ट सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। हर चीज का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, बुक्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल है। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेना है ना, जाके आप उससे ले सकते हो। जिस भी फील्ड के बारे में आपको चाहिए, वो हर फील्ड के बारे में आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकते हो। दूसरा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब to use the basic knowledge of the differs from the person to persons and thus art is very personalized concept। ये दोनों बात को आप समझ पा रहे हो? देखो, थ्योरेटिकल नॉलेज जो होता है ना, वो तो आप चलो प्राप्त कर लिए, कहीं से भी प्राप्त कर लिए थ्योरेटिकल नॉलेज, लेकिन जो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक ना, वो हर पर्सन का अपना अपना पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। तो ये दोनों अपना मेन पॉइंट है। थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होना चाहिए। ये जब आप करोगे ना तो ही सीख पाओगे। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये किस चीज पे बेस्ड होता है? हमारे प्रैक्टिस पे, हमारे क्रिएटिविटी पे। हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, हम जितने ज्यादा क्रिएटिव होंगे, हम अपने आर्ट को उतने अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जैसे मैनेजमेंट, हम हर बार बिजनेस करते हैं, हम हर अलग अलग तरीके का बिजनेस के बारे में हमको आइडिया है, तो हम एकदम मैच्योर्ड हो चुके हैं उस चीज को लेके, हमारा प्रैक्टिस काफी अच्छा है उस चीज को लेके, हम क्रिएटिव भी उस चीज को उतना ही है लेके। तो देखो, ये बात समझ में आ गया? बोलता है एवरी मैनेजर हैज हिज ओन यूनिक स्टाइल। हर मैनेजर का अपना अपना यूनिक स्टाइल होता है काम करने का। ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल, कैसे लोगों को मैनेज करना है, चीजों को कैसे मैनेज करना है, ये हर किसी का पर्सनल स्किल होता है। ही शी यूजेज हिज क्रिएटिविटी, वो अपने क्रिएटिविटी को यूज करते हैं इन अप्लाइंग मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड हिज स्किल्स इंप्रूव विथ रेगुलर एप्लीकेशन। जितना ज्यादा वो लगाते जाते हैं उतना ज्यादा उनके पास स्किल इंप्रूव होते चला जाता है। सिंस ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट सो इट कैन कॉल्ड एन आर्ट। क्या बोला? कि जितने भी फीचर्स हैं वो सारे हमारे मैनेजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। अब आगे दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट एज ए साइंस। आर्ट तो आपने बहुत पढ़ा, अब मैनेजमेंट जो हमारा है वो साइंस भी है। क्या है मैनेजमेंट? साइंस भी है। कैसे है? जो अभी हम लोग जान जाएंगे, अभी तुरंत जान जाएंगे हम लोग मैनेजमेंट हमारा साइंस है कैसे है। तो देखो, बोलता है साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या है साइंस? क्या है? एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। फॉर एग्जांपल देखो, हम आपको बताते हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन मिलेगा, 1 ऑक्सीजन मिलेगा, H2O, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा ना। तो वो क्या है? एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, जनरल ट्रूथ्स। देखो, किस पे बेस्ड है? जनरल ट्रूथ पे, विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम। क्या बोला? कहीं भी, आप इसको कहीं भी टेस्ट कर सकते हो। 2 हाइड्रोजन मिलाएंगे, 1 ऑक्सीजन मिलाएंगे, पानी बन जाएगा। ये टेस्टेड है, इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं है, और ये जनरल ट्रूथ भी है। आप इस पे कुछ कर सकते हो क्या? कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ये जनरल ट्रूथ है।
द फीचर्स ऑफ साइंस आर एज फॉलोज, साइंस के कुछ फीचर्स हैं, क्या? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर लिए, एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, ये भी जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट होता है, जितना ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उसी पे ये प्रॉपर बेस्ड होता है। तीसरा, यूनिवर्सल वैलिडिटी, एक बार आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव कर दिए ना, ये यूनिवर्सल वैलिडिटी है। जैसे कोविड का वैक्सीन बना, क्या हो गया? आप चीजों को ऑब्जर्व किए, चीजों पे एक्सपेरिमेंट किए और वैक्सीनेशन तैयार कर दिए। जब वैक्सीनेशन तैयार हो गया तो ये यूनिवर्सल वैलिडिटी है कि नहीं? पूरे वर्ल्ड में ये एप्लीकेबल है कि नहीं, कि ये हमारा मेडिसिन बनकर तैयार हो गया है, अब कहीं भी इस एंटीडोट को लगाएंगे तो हमारा कोविड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशंस, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है वो उसका वैलिडिटी यूनिवर्सल होता है, उसका एप्लीकेशन भी यूनिवर्सल होता है। Management has systematized body of knowledge and its principles are developed over a period of time based on repeated experiment and observation। क्या बोला कि मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो ये है, लेकिन इसको हम जितना ज्यादा करते चले जाएंगे ना, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे, उतना ज्यादा ये मेरा अच्छा होते चला जाएगा। हैव टू बी मोडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, जितना ज्यादा हम इसको एक्सपेरिमेंट करते चलेंगे उतना ज्यादा बढ़िया होते चला जाएगा। As the principle of management are not as exact as the principle of pure science। क्या बोला? जो principle of management है ये exact नहीं है जैसे principle of pure science होता है, so it may be called an inexact science। ये साइंस, अब देखो इसका एग्जांपल समझाते हैं। जैसे साइंस है, साइंस में हमने एग्जांपल लिया कि 2 हाइड्रोजन मिलाएंगे, 1 ऑक्सीजन मिलाएंगे, वाटर बनकर तैयार हो जाएगा। ये क्या है? ये एकदम प्योर साइंस है और ये एकदम एग्जैक्ट भी है कि 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो पानी बनेगा ही बनेगा। पर मैनेजमेंट में देखो हम कितना भी अच्छे हैं, पर वो जरूरी थोड़ी ना है कि एकदम किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल हो जाएगा। जैसे देखो हम एक अच्छा स्ट्रेटजी तैयार किए थे कि हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, हमारा बिजनेस ग्रो कर जाएगा। अचानक से कोविड आ गया, अब तो गया आपका बिजनेस ना। तो यहां पे ये इनएग्जैक्ट साइंस है, साइंस तो है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, ये एक इनएग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। हाँ जी, प्रोफेशन तो है, बिल्कुल मैनेजमेंट प्रोफेशन है। चलिए कैसे प्रोफेशन है समझते हैं। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन का मतलब पेशा, ऑक्यूपेशन का मतलब भी व्यापार होता है। फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। जब आप किसी पेशे को करते हैं, किसी व्यापार को करते हैं, तो आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए, स्किल का मतलब योग्यता होना चाहिए। आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। देखो वहां पे एंट्री जो है ना वो हर कोई नहीं कर सकता है, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे आपको कपड़े वाले बिजनेस में भेज देते हैं, क्या आपको कपड़ा बेचना आता है? क्या नहीं आता है, तो वो जरूरी थोड़ी ना है कि आप हर बिजनेस में स्किल्ड हो। फॉर एग्जांपल कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके पास उस चीज का स्किल है, तभी वो अपने प्रोफेशन को चला रहे हैं। स्किल नहीं होगा वो अपने प्रोफेशन को नहीं चला पाएंगे। एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिस कोड ऑफ कंडक्ट में आपको बात करना पड़ता है। ठीक है ना, आते हैं डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज इज कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, टर्म्स एंड एक्टिविटीज दैट मेक अप ए प्रोफेशनल डोमेन। बोलता कुछ चीजें हैं जो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज आपका बतलाता है कि आप कितने परफेक्शन है उस वर्क में। तो आप एक अपने नॉलेज को पहले क्या करो, एक अच्छा नॉलेज तैयार करो अपने पास, तभी आप उस काम में क्या हो पाओगे, प्रोफेशनल हो पाओगे। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, देखो हर काम को हर कोई नहीं कर सकता है, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस होता है। द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रजिस्टर्ड थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू एजुकेशनल डिग्री। जैसे देखो आपको लॉयर बनना है, तो लॉयर बनने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आप ऐसा ही थोड़ी ना लॉयर बन जाओगे। जब आप लॉयर बनोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट के हिसाब से आप कहीं भी जाके कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। उसको सीओपी बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आप लॉयर का डिग्री लोगे नहीं तब तक आप प्रैक्टिस कर पाओगे नहीं। और लॉयर की डिग्री लेने के लिए आपको एक बेसिक एंट्रेंस एग्जाम होगा जो क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब तक आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे नहीं, आप लॉयर बनने के काबिल हो पाओगे नहीं। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, सब कोई इंटर नहीं कर सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको फाउंडेशन देना पड़ेगा, फाउंडेशन दोगे तभी आप उस कोर्स में इंटर करोगे, अदरवाइज आपका एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। उसी तरीके से मेडिकल में भी जो नीट वगैरह होता है, तो हर फील्ड में ऐसा ही है। जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं उनके लिए क्या होता है, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होता है। बिजनेस में भी उसी तरीके से होता है। जब आपको बिजनेस करना ही नहीं आता है उस लेवल का, तो आपका एंट्री उस चीज में रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि आप बिजनेस को और खराब कर सकते हो।
आगे प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है? बोलता है ऑल द प्रोफेशनल्स आर अफिलिएटेड टू ए प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री एंड फ्रेम्स कोड ऑफ कंडक्ट। देखो ये असली मुद्दा है, कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटिंग टू द प्रोफेशंस, एग्जांपल IMA, ICAI। ठीक है, क्या बोला कि जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, उनके पास एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है और उसी प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट से वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर उनके पास एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा तो अपने क्लाइंट से वो किस तरीके से डील करेंगे, तो वो एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए उनके पास। आगे इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, देखो आ गया ना, बोलता है ऑल प्रोफेशनल्स आर बाउंड बाय ए कोड ऑफ कंडक्ट। क्या बोला कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो किसी कोड ऑफ कंडक्ट में बाउंड अप हैं, जब वो उसी मैनर में सामने को समझाएंगे। जैसे क्लाइंट है कोई अगर, तो उस क्लाइंट को जैसे समझाना है जिस चीज के बारे में, तो उस चीज के बारे में हम एक सही तरीके से समझाएंगे ताकि उसको भी समझ में आ जाए और मेरा भी काम हो जाए। अब क्लाइंट को हम टेढ़ा मेढ़ा लैंग्वेज में समझा रहे हैं, क्लाइंट थोड़ी ना अच्छे से काम कर पाएगा, वो मेरे साथ जुड़ भी नहीं पाएगा सही तरीके से, तो एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट में समझाएंगे विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। आप एक अच्छे कोड ऑफ कंडक्ट में बात करेंगे ना, तो आपके अच्छे बिहेवियर को वो चीज बतलाता है। और आगे सर्विस मोटिव, मतलब हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? सर्विस देना होना चाहिए। द मेन एम ऑफ ए प्रोफेशन इज टू सर्व इट्स क्लाइंट्स। आप क्लाइंट को सर्व कर रहे हो तो आप अच्छा से अच्छा सर्विस दोगे, आपका बिजनेस उतना ज्यादा ही ग्रो कर जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ ए प्रोफेशन एंड दस इट इज नॉट ए फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन लाइक डॉक्टर। क्या बोला कि मैनेजमेंट जो है ना वो एकदम फुल फ्लेज्ड फीचर्स वाला नहीं है प्रोफेशन के जैसा, तो ये सिचुएशन के हिसाब से वेरी भी करता है, तो ये फुल फ्लेज्ड नहीं है। ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कुछ एथिक्स है, डॉक्टर ड्रिंक करके ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके का रिस्ट्रिक्शंस हैं और एकदम वो फुल फ्लेज्ड रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं एट एनी सिचुएशंस। तो उसी तरीके से हम लोग में उतना नहीं होता है, हम लोग में थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है मैनेजमेंट में, कि हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने आप को, ऊपर नीचे कर सकते हैं एज पर सिचुएशंस। ठीक है, आगे टॉप लेवल, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन एंड फंक्शंस, अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगला पॉइंट हमारा है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पहला टॉप मैनेजमेंट, दूसरा मिडिल मैनेजमेंट और तीसरा लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहां पे पढ़ते हैं, देखो टॉप मैनेजमेंट सबसे पहले कौन आता है? टॉप मैनेजमेंट। बोलता है डिजिग्नेशन एंड फंक्शंस, तो बोलता है कंप्राइजेस ऑफ CEO। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट कौन होते हैं? CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, VP होते होंगे कोई, जिनके पास वोटिंग पावर में भी होता होगा। मेन टास्क इट्स conceptualizing of organizational goal and policy and a strategy formulation and organizing, controlling and monitoring activities and resources। क्या बोला? जिनके पास, सीधा सा बात समझो, टॉप मैनेजमेंट कौन होते हैं? जिनके पास कंपनी का मेन अधिकार होता है, जो कंपनी का मेन डिसीजन ले सकते हैं, उसको टॉप लेवल मैनेजर बोलते हैं। दूसरा आता है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट कौन होते हैं? जैसे देखो जैसे कोई मैनेजर है, जैसे सेल्स मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, ये सब हमारा मिडिल मैनेजमेंट के लोग होते हैं। और तीसरा सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल लेवल, इसको बोलते हैं हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे ना जो सुपरवाइजर होते हैं, जो ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जैसे सुपरवाइजर है तो वो वर्कर को काम करवाते हैं, तो इनको हम लोग लोअर लेवल के मैनेजमेंट बोलते हैं। मतलब नीचे लेवल पे जो काम होता है उसको करवाने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फंक्शन कैसे होता है ये मैनेजमेंट। तो बोलता है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग ऊपर ही डिस्कस कर लिए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। पहले प्लान होगा, उस प्लान को हम स्टाफिंग करेंगे, उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम स्टाफिंग करेंगे, स्टाफिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के बाद डायरेक्टिंग करेंगे और 5वां कंट्रोलिंग करेंगे। इस तरीके से काम चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स which synchronizes all the function of management and activities of different departments. Lack of coordination results in overlapping, duplication, delays and chaos। देखो क्या बोला कि जब आप कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करोगे तो आपका काम गड़बड़ हो सकता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यहां पे वर्ड देखना, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिलेज एंड चाउस। काम सही से नहीं हो सकता है। अगर सभी लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो काम गलत हो जाएगा। इट इज कंसर्न विद ऑल द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये किससे रिलेटेड है? ये तीनों लेवल के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जैसे देखो
टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कोऑर्डिनेट करते हैं किसको, मिडिल वाले को, मिडिल वाले कोऑर्डिनेट करते हैं लोअर वाले को। तो तीनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा उतना बढ़िया काम हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया। अगला पॉइंट हमारा होता है कोऑर्डिनेशन के फीचर्स के बारे में। पहला फीचर्स है हमारा कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जितना ज्यादा लोग कोऑर्डिनेट करेंगे उतना ज्यादा उनका ग्रुप का एफर्ट और बढ़िया काम कर पाएगा। बोलता है इट इज एन ऑर्डरली अरेंज्ड ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एट पार विद द प्लान्स एंड शेड्यूल्स। पार का मतलब होता है, जैसे पार का मतलब ऑन टाइम आप मान सकते हो। जितना बढ़िया हम लोग ग्रुप एफर्ट लगाएंगे उतना बढ़िया कोऑर्डिनेट्स हो पाएगा। ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब कि जो हम लोग काम करने वाले हैं सब मिलके काम करेंगे तो कितना बढ़िया काम हो पाएगा। जो कहा जाता है ना एकता में बल है, जैसे अभी पेन वाला एग्जांपल ये थे, एक पेन कोई भी तोड़ दे रहा था लेकिन जब 2-4 पेन आ गया तो टूटना मुश्किल था। तो जितना बढ़िया यूनिटी रहेगा उतना बढ़िया एक्शन हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप एक बार कोऑर्डिनेट करके छोड़ नहीं सकते हो, आप इसको बार बार कोऑर्डिनेट करोगे तो ही ये कोऑर्डिनेट हो पाएगा, ये सही तरीके से काम हो पाएगा। हर प्रोसेस के कंप्लीट होने पे, एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ दूसरा प्रोसेस करेंगे, दूसरा हुआ तीसरा करेंगे, इस तरीके से हम करते चलेंगे। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ये क्या है, सारे मैनेजर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी को बतलाता है। अगला कोऑर्डिनेशन इज अ डिलिबरेट फंक्शन। आप मतलब होता है ना कि आप कितना अच्छा काम को डिलीवर कर रहे हो, डिलिबरेटली काम कर रहे हो। ए मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स इन कॉन्शियस and deliberate manner. In other words, coordination is never established itself, rather it is a continuous effort or the part of every manager. ठीक है, आप deliberately काम कर रहे हो, वही चीज को ये बतलाता है कितने अच्छे तरीके से आप फंक्शन कर रहे हो अपने वर्क को। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। क्या है, सभी के लिए जरूरी है। ऑल परवेसिव का बात मतलब क्या हो गया, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये कोऑर्डिनेशन। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो बोलता है ग्रोथ इन द साइज। कोऑर्डिनेशन का क्या क्या विशेषता है, क्या अच्छाई है, क्या फायदा हो सकता है इससे, तो बोलता है आपका बिजनेस का साइज बड़ा हो सकता है, आपका साइज ग्रो कर सकता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या है, बोलता है ऑल द डिपार्टमेंट्स आर ऑल द डिपार्टमेंट्स आर डिवीजन में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव। हर किसी का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है, अपना अपना पॉलिसी होता है, एंड देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग, काम करने का अपना अपना तरीका होता है। However, all the departments are individual and are interdependent and cannot work in isolation. क्या बोला, हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, सब कोई इंडिविजुअल होता है, कुछ इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और सभी लोग आइसोलेटेड होकर काम नहीं कर सकते हैं। सबको मिल बांट के ही काम करना पड़ेगा। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अकेला। जैसे कोविड में हम लोग आइसोलेशन समझे थे, सब लोग आइसोलेट कर दिया जाता था घर में, मतलब अकेले छोड़ दिया जाता था। तो आइसोलेट होकर काम थोड़ी ना किया जाता है मैनेजमेंट में, सबको कोऑर्डिनेट करके काम करना है। Thus, coordination is necessary for linking the activities of various department. क्या बोला, जो कोऑर्डिनेशन क्या बतलाता है, मेनली यही है बात कि कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी फॉर लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। ढेर सारे डिपार्टमेंट्स को क्या कर रहा है, एक दूसरे से जोड़ के रख रहा है। जैसे अभी पेन वाला एग्जांपल ये था ना, रिफिल कोई और बना रहा था, इसका बॉक्स कोई और बना रहा था, ये रबड़ कोई और बना रहा था, तो सारे डिपार्टमेंट्स को एक जगह पे लिंक करा के रखना काम होता है कोऑर्डिनेशन का। स्पेशलाइजेशन, mostly specialists have a feeling of superiority and prioritize their zone of activities. Coordination seeks to sequence and integrate all the specialist activities into wholesome effort. क्या बोला कि जो स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, हर लोग कुछ लोग जो होते हैं ना वो अपने काम में क्या होता है, स्पेशल होते हैं। तो स्पेशलाइजेशन का वहां पे एक अच्छा यूटिलाइजेशन करना है बाय द वे ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर सारे स्पेशलिस्ट को कोऑर्डिनेट करके काम करवाया जाए तो कोई भी काम बहुत अच्छा से अच्छा हो सकता है। तो होलसम एफर्ट वहां पे लगाना है, सब लोग मिलके उस काम को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ बच्चे पार्टी हमारा चैप्टर 1 का रिवीजन एंड होता है। आपको कैसा लगा ये रिवीजन, कृपया करके कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसा भी आपको लगता है आप कमेंट करें, अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें, बुरा लगता है तो भी कमेंट करें। एज पर सिचुएशन हम लोग इस चीज को और सुधारेंगे। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे।